दोस्तों, एक ये दौर है जब कोरोना वायरस ने लोगों को अपने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। और एक दौर वो था जब लोग अपनी मर्जी से बुनियाद, फौजी और हम लोग जैसे टीवी शोज देखने के लिए अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। शक्तिमान जूनियर जी और अलिफ लैला की कहानी बच्चों को बहुत भाया करती। रामायण और महाभारत का क्रेज तो ऐसा था कि लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर अगरबत्ती जलाकर भगवान का टीवी पर इंतजार करते। और संडे के तो क्या ही कहने, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था देवानंद की नई फिल्म देखने के लिए। दोस्तों, वो भी क्या ही दिन थे जब टीवी का दूसरा नाम ही दूरदर्शन हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। टीवी चैनल्स और टीआरपी की इस रेस में हमारे बचपन का साथी दूरदर्शन अब कहीं पीछे छूट चुका है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कभी लोगों के घरों से दिल तक पहुंचता दूरदर्शन आज लोगों की वॉच लिस्ट से ही बाहर हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ दूरदर्शन बर्बाद, तो बने रहे आज की इस वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों, दूरदर्शन के डाउनफॉल के कारण जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दूरदर्शन की शुरुआत कैसे हुई थी। हाउ दूरदर्शन स्टार्टेड। तो दोस्तों, दूरदर्शन के इतिहास की ये कहानी शुरू होती है भारत में टेलीविजन के इतिहास के साथ, जब 15 सितंबर 1959 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपके चैनल दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया। तब दूरदर्शन को शुरू करने का मकसद लोगों को एजुकेट करना था। उस समय दूरदर्शन का टेलीकास्ट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधे आधे घंटे का आता था और उस वक्त इसका नाम दूरदर्शन नहीं बल्कि टेलीविजन इंडिया था। फिर 1975 में इसे एक हिंदी नाम दूरदर्शन दिया गया। आज भले ही लोगों के घरों में एलईडी स्क्रीन्स वाले टीवी हैं, लेकिन एक दौर था जब दिल्ली भर में 18 टेलीविजन सेट और एक बड़ा ट्रांसमीटर लगा था। तब हमारे देश के लोग डिब्बे के अंदर चलते फिरते लोगों को देख काफी हैरान और परेशान हो जाते। जब धीरे धीरे लोगों को टेलीविजन की आदत पड़ने लगी, तो धीरे धीरे दूरदर्शन को भी एक्सपेंड किया गया। दिल्ली के बाद मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी इसका टेलीकास्ट शुरू किया गया। देश भर के तमाम शहरों में दूरदर्शन ने 80 के दशक में दस्तक दी और इसे पॉपुलैरिटी मिली जब 1980 में एशियन गेम्स को टीवी माने कि दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया। यहाँ पर यह भी बता दूं कि एशियन गेम्स के साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने वाला दूरदर्शन रंगीन हो गया, जिसने लोगों के अंदर और भी जिज्ञासा बढ़ाने का काम किया। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ एक फैमिली प्रोग्राम हम लोग, जिसने पॉपुलैरिटी के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इसके बाद आया भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर बेस्ड बुनियाद सीरियल, जिसके कई कैरेक्टर्स जैसे कि मास्टर जी, लाजो जी और दिव्या से इंडिया के लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। फिर तो एक के बाद एक बेहतरीन और शानदार शोज आने से दूरदर्शन ने लोगों के घरों में ही नहीं बल्कि दिलों में भी जगह बना ली। हम फौजी सीरियल को कैसे भूल सकते हैं, जिसने बॉलीवुड को उसका किंग खान दिया। वैसे शक्तिमान जूनियर जी, अलिफ लैला और मालगुडी डेज, ये कुछ ऐसे सीरियल हैं जो आप में से भी कई लोगों ने देखे होंगे। खैर, दूरदर्शन पर आने वाला कौन सा टीवी शो आपका फेवरेट था, ये मुझे आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज दूरदर्शन को कोई फ्री में भी नहीं देखना चाहता। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 1991 से पहले दूरदर्शन इंडियन टीवी की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसे टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन फिर 1991 में आई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट चैनल्स ने भी इंडिया में एंट्री की और फिर 1992 से ही देश के पहले प्राइवेट चैनल जी टीवी डीडी को तगड़ा कंपटीशन देने लगा। एक तरफ जहां जी टीवी तारा, हम 5 और जी हॉरर शो के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूरदर्शन ने भी चंद्रकांता, अलिफ लैला और चाणक्य जैसे शोज के जरिए खुद को टीवी जगत का किंग बनाए रखा। लेकिन फिर इसके कुछ सालों बाद दूरदर्शन के कदम डगमगाने लगे। मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, जब जी टीवी के अलावा होम टीवी, स्टार प्लस और सोनी टीवी जैसे दिग्गज भी मैदान में कूदे। ये सभी चैनल जहां अपने प्राइम टाइम पर फोकस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूरदर्शन का फोकस अभी भी लोगों को एजुकेट और न्यूज दिखाने में ही लगा रहा, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट दूरदर्शन से धीरे धीरे ही सही लेकिन हटने लगा। लेकिन दूरदर्शन की एक बार फिर वापसी हुई
और इस डूबती नैया को पार लगाने का काम किया शक्तिमान ने, जो 1997 से टेलीकास्ट किया गया। वैसे शक्तिमान भी कुछ ही साल दूरदर्शन को सहारा दे पाया, क्योंकि 21वीं सदी आते आते ये कंपटीशन लगातार बढ़ रहा था और स्टार प्लस जी टीवी के बाद दूरदर्शन को टक्कर देने आ गया सहारा और सब टीवी, जो अपने साथ लेकर आया एक से बढ़कर एक कॉमेडी शोज। जबकि दूरदर्शन के पास दर्शकों को दिखाने के लिए कुछ खास और नया नहीं था। ऐसे में इस बार दूरदर्शन को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी दूरदर्शन ने हार नहीं मानी और साल 2003 में डीडी मेट्रो को डीडी न्यूज में बदल दिया और डीडी नेशनल पर शुरू किया गया महल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और मैं बनूंगी मिस इंडिया जैसे कई हिट शोज दिए। सन 2005 में आए टीवी शो हवाएं ने डीडी को एक बार फिर नंबर 1 की कुर्सी पर जाकर बैठा दिया। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर दूरदर्शन का डाउनफॉल शुरू कैसे हुआ? बढ़ते कमर्शियलाइजेशन को देखते हुए दूरदर्शन ने प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को स्लॉट्स की नीलामी करना शुरू कर दिया। हालांकि दूरदर्शन को इसका फायदा नहीं मिला और देखते ही देखते दूरदर्शन के दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर प्राइवेट चैनल्स की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे डीडी की रेटिंग और रेवेन्यू में भारी गिरावट आई। लेकिन दोस्तों, कंपटीशन बढ़ना ये दूरदर्शन के बर्बाद होने का सिर्फ एक कारण था। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह थी लैक ऑफ क्रिएटिव कंटेंट। जहां सभी प्राइवेट चैनल्स अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं दूरदर्शन नई पैकेजिंग में वही पुराना माल बेचना चाहता था। अब आप ही सोचिए, जब लोगों के पास जी टीवी और स्टार प्लस जैसे चैनल्स के रूप में, तो वो भला दूरदर्शन के घिसे पिटे टीवी शोज को क्यों देखते? और दोस्तों, डीडी के डाउनफॉल की तीसरी सबसे बड़ी वजह थी हमारी खुद की सरकार। जी हाँ, जिस गवर्नमेंट की वजह से डीडी अस्तित्व में आया, वही सरकार डीडी की बर्बादी की वजह भी बनी। दरअसल 1975 में देश भर में लगी इमरजेंसी के दौरान डीडी गवर्नमेंट की बात लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बन गया था और इमरजेंसी से पहले भी सरकारें डीडी का इस्तेमाल करती थी। लेकिन 1975 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने डीडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया और यही वजह रही कि इमरजेंसी खत्म होने के दशकों बाद भी लोग डीडी को गवर्नमेंट का एक टूल ही देखते रहे, जिसका इस्तेमाल 26 जनवरी की परेड और सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए किया जाता है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी का भरोसा इस चैनल से उठता चला गया। इन सब के अलावा किसी भी कंपनी को शिखर तक पहुंचाने में उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक अहम रोल प्ले करती है। एक तरफ 10 सेकंड के एड स्लॉट्स के लिए जहां प्राइवेट चैनल्स 90,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दूरदर्शन सेम एड के लिए सिर्फ 65,000 रुपए ही चार्ज कर रहा था, जिस वजह से डीडी का रेवेन्यू घटता चला गया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी कंपनी का रेवेन्यू कम होता है, फिर उसका सीधा असर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग पर पड़ता ही है, फिर चाहे वो दूरदर्शन ही क्यों ना हो। वैसे साल 2014 में डॉक्टर सैम पिट्रोडा और उनकी कमेटी ने प्रसार भारती को बेहतर बनाने के लिए 26 रिकमेंडेशंस की एक लिस्ट सरकार को सौंपी थी, जो डीडी और एआईआर को एडमिनिस्ट्रेट करती है। कमेटी ने डीडी के पुअर कंटेंट को सुधारने के लिए ये रिकमेंड किया था कि प्रसार भारती कंटेंट पर खर्च करने वाली रकम को 15% से बढ़ाकर 50% करे। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इस कमेटी की सजेशंस को माना नहीं गया। लेकिन जो भी हो, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने डीडी को एक बार फिर रिवाइवल का मौका दिया, जब घरों में कैद लोगों ने विद फैमिली रामायण और महाभारत को एक बार फिर टीवी पर देखा और याद किया वो खूबसूरत बचपन जो उन्होंने अपने गांव मोहल्ले के साथ टीवी के आगे गुजारा था। खैर, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दूरदर्शन के हेड और प्रसार भारती के सीईओ एक साथ मिलकर दूरदर्शन को ओटीटी प्लेटफॉर्म तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी राय में जब तक वो अपने कंटेंट पर काम नहीं करते, उनका ओटीटी पर आने का कोई फायदा नहीं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आज के दौर में नेटफ्लिक्स, ZEE5 और सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला हमारा दूरदर्शन कर पाएगा? ये नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दूरदर्शन पर आने वाला वो कौन सा टीवी शो था जो आपका फेवरेट था, ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मैं फिर आऊंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियो लेकर। तब तक अपना और अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।